मैं खुद भी बड़े बेसब्री से इंतजार करता हूँ विक्रम सर को सुनने का। इनके ऑडियो और वीडियो का तो इंतजार होता ही, और आज ये लाइव है तो सुनने का हाँ मजा ही जी। अलग है। तो विक्रम सर, मैं स्वागत करूंगा कि जरूर समय न गवाते हुए हम लोग आपको सुने। ये आप जैसे कोई क्वेश्चन करें तो जी मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। किसी एक टॉपिक के कोई एक टॉपिक बताएं। जी। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, नेचुरोथेरेपी को लेकर के जो आपका दृष्टिकोण है वो बड़ा ही मतलब स्पष्ट है कि चीजों को लेकर के। और जिस तरह से मैंने अक्सर आपको ऑडियो में या वीडियो में लोगों को समझाते हुए प्राकृतिक चिकित्सा को देखा है, तो वो सच में बड़ा अद्भुत है। तो मुझे लगता है आपको कुछ प्रश्न की बहुत आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं तो, मेरे पास तो ढेर सारे प्रश्न होते हैं कि आपसे मैं कितनी चीजें जान लूँ, पूछ लूँ। तो प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के जो आपने एक अवधारणा तैयार की है पेशेंट को लेकर के, कि रोगी अपने आप ही ठीक हो सकता है, बस उसका जो आपने अपना 3 चीजें रखा है कि संतुलित भोजन और प्रकाश, हवा, ये चीजें मिल जाए, तो मुझे लगता है उसी पे अगर आप दृष्टिकोण थोड़ा सा डाल दें तो हम लोग के लिए बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। जैसे मैं पाचन तंत्र के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जी आज मेरे पास एक गोपालगंज से फोन आया था एक पेशेंट जी। का। बोले हमारे गांव में, गोपालगंज के आसपास कई गांव हैं, बोले काफी लोगों का गाल ब्लैडर निकाल दिया। ओके गाल ब्लैडर क्यों निकाला गया? बोले किडनी में, वो उसमें गाल ब्लैडर में 27 mm की पथरी थी। ओके। तो ये प्रश्न ये आता है कि गाल ब्लैडर में पथरी पहुंची कैसे? बिल्कुल। क्योंकि मैं तो नहीं मानता हूं कि गाल ब्लैडर में पथरी पहुंच सकती है, क्योंकि गाल ब्लैडर में पथरी जाने का रास्ता नहीं होता है। जी। फिर जब पता चला कि वो खाना खाने के बीच बीच में पानी ज्यादा पीते थे पेशेंट। हम्म। एक जो पेशेंट आज से जिन्होंने परामर्श शुरू किया उनके बारे में, तो पहले जो समस्या पैदा हुई जब से उन्होंने बताया कि पहले खाना खाते थे, बीच बीच में पानी पीते थे। यदि बीच में पानी पीते हैं तो क्या समस्या आती है? जी। क्योंकि जब हम खाना कम चबाएंगे तो सलाइवा कम निकलेगा। बिल्कुल। जब हम चबाते हैं तो जो सलाइवा निकलता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पाचक रसायन होते हैं, और वो खाना में मिक्स होके वो अंदर जाते हैं, और उससे गर्मी पैदा होती। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो अंदर गर्मी पैदा करते हैं, जिससे गाल ब्लैडर जो है हमारा एक्टिव हो जाता है। जब गाल ब्लैडर एक्टिव होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर से बूंद बूंद करके पित्त रस टपकने लगता है। ओके। और जो हमने खाना खाया, हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खाना चबा लेते हैं, कुछ अध चबा पहुंच जाता है, उसको भी वो गाल ब्लैडर से जो पित्त रस टपकता है उसको वो गला देता है, पेस्ट में बदल देता है। जैसे हम चावल खाते हैं तो अक्सर चावल पूरी तरह से चबा भी नहीं पाते हैं, कुछ जी चावल अक्खे चले जाते हैं, तो उसको भी वो पेस्ट में बदल देता है। जो गाल ब्लैडर से जो बूंद बूंद करके रस टपकता है, और जी। वो रस जब टपकता है जब हम खाना अच्छी तरह से चबाते हैं, और खाना के साथ में जो रस जाता है, टाइलिन एंजाइम बोलते हैं जिसे, पाचक रसायन बोलते हैं। जी। अब होता क्या है, जब हम बीच बीच में खाना खाते समय पानी पीते हैं तो वो जो रसायन अंदर गया खाना में मिक्स होके वो अलग हो जाता है, और खाना ठंडा पड़ जाता है। इसके जी। अलावा एक और समस्या आती है कि जब पानी पीते हैं, कई लोग तो ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, जी। तो ठंडा पानी पीने से गाल ब्लैडर के अंदर सिकुड़न आ जाती है। और जब वो सिकुड़न आ जाती है तो गाल ब्लैडर के अंदर जो रस है, पित्त रस, उसका उपयोग नहीं हो पाता है। और जब उपयोग नहीं हो पाएगा, वो धीरे 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 स्टोर तो हो रहा है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है। तो वो क्या होता है, जब उसका समय ज्यादा हो जाता है, स्टोर ज्यादा समय तक रहता है, तो वो गाढ़ा होने लगता है। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे गाल ब्लैडर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जो क्रिया करने की, और फिर खाना पचना बंद हो जाता है। यदि खाना अच्छी तरह से पचेगा तो उससे पोषक तत्व निकलेंगे। जब बिल्कुल। खाना पेस्ट बन के
और बड़ी आंच से जब आगे की तरफ जाएगा मलाशय की तरफ तो उससे क्या होता है, जो रस है वो आंतें सोख लेती हैं और वो बोन मीरो को देती हैं, जिससे ब्लड बनता है और बाकी जो बचा हुआ मटेरियल मल के रूप में बाहर निकल जाता है। और जब हम अच्छी तरह से चबाते हैं तो पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता आसानी से। और खाना जब पचेगा नहीं और सड़ेगा तो वो मल नहीं बनेगा, वो कब्ज बनेगी। और जी कब्ज जो है ना आंतों के अंदर ऐसी चिपक जाती है जैसे मतलब गोंद टाइप की। और फिर धीरे जी धीरे 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 वो जब चिपक के रह जाएगी तो उसी से गैस बनती है। और बिल्कुल। पोषक तत्व तो शरीर को मिलना नहीं है क्योंकि खाना सड़ गया। और फिर वहीं से गैस बनना शुरू होती है। और जब वो गैस अंदर नस नाड़ियों में जाएगी तो एक तो हार्ट पे लोड पड़ेगा, नसों पे दबाव पड़ने से बीपी हाई होने लगता है। और दूसरा, वो गैस यदि आमाशय में आ गई तो आमाशय के अंदर इतनी ज्यादा गैस भर जाती है कि फेफड़ों पे दबाव पड़ लगता है और फेफड़ों में कंजेक्शन पैदा होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है, जिससे ब्लड का फ्लो गड़बड़ हो जाता है, धीमा हो जाता है। जी हार्ट पर लोड पड़ता है, या तो बीपी हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। और दूसरा, वो गैस जब ब्रेन में पहुंच जाती है साइनस में तो नसों पे दबाव पड़ता है, जिससे सिर में दर्द होता है, जिसे बोलते हैं लोग की माइग्रेन। मतलब जी सारी जो समस्या पैदा कहाँ से होती है, खाना की जल्दबाजी, या फिर हम खाना खाते समय ध्यान खाना पे नहीं रखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो खाना अच्छी तरह से चबाने पे ध्यान देना है। और जब ही खाना अंदर निकलना, जब पूरा सलाइवा मिक्स हो जाए तो पेट नहीं बढ़ेगा, गैस नहीं बनेगी, सांस नहीं फूलेगी और बीपी हाई नहीं होगा, माइग्रेन या साइटिका की समस्या नहीं आएगी, खाना सड़ेगा नहीं तो बवासीर की समस्या या भगंदर की समस्या नहीं होगी, और खाना सड़ेगा नहीं तो एक्स्ट्रा टॉक्सिन बॉडी में डाइवर्ट नहीं होगा, जिससे किडनी पर लोड नहीं पड़ेगा। यदि हम शुरुआत में ही यदि सावधानी रखेंगे तो सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी तो दवाई खाने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। बिल्कुल नहीं। यदि हम खाना खा रहे हैं और स्वाद नहीं आ रहा है तो फिर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, गटकते जा रहे हैं। तो खाना में बराबर मसाले होना चाहिए, जो कि एक औषधि है। सभी तरह के खड़े मसाले आप डायरेक्ट खल्लड़ में कूट के डाल सकते हैं। नमक बराबर होना चाहिए, जैसे सेंधा नमक, वो ज्यादा अच्छा है। काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब खाने में स्वाद आएगा तो खाने में मन लगेगा और ग्रंथियों से और आसानी से रसायन स्राव होने लगेंगे। जी तो फिर दवाई की जरूरत नहीं। हम यदि भोजन का उपयोग यदि सही तरीके से करेंगे तो भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए। बिल्कुल सर। मेरा मानना यह है कि भोजन ही औषधि है और भोजन ही जहर है। यदि हम भोजन को चबा नहीं रहे और गटक रहे तो भोजन अंदर जाएगा जो वो धीरे धीरे हमें चबाना शुरू करेगा। बिल्कुल। तो फिर हम जैसे भोजन गटकते हैं और फिर दवाइयां गटकने लगेंगे। जी तो दवाइयां ना गटकना पड़े इसके लिए हमें भोजन को गटकना बंद करना पड़ेगा और भोजन को अच्छी तरह से चबाना। और भोजन के बाद में यदि कोई चबाने वाली चीज ले लें, जैसे आप होटल में जाएंगे तो चबाने के लिए सौंफ और मिश्री रखी रहती है। जी घर में हम कुछ नहीं तो कच्चा जीरा चबा लें, गुड़ या अजवाइन चबा लें, सौंफ या मिश्री भी चबा सकते हैं। कुछ ना कुछ चबाने की क्रिया करेंगे। जो खाना खाया यदि पर्याप्त सलाइवा नहीं पहुंच पाया तो उसके बाद ऊपर से सलाइवा जा सकता है। बिल्कुल। जैसे हम खाने में नमक कम डाल देते हैं कभी गलती से, तो ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए नमक डालते हैं। ऐसे ही ऊपर से सलाइवा पहुंच जाएगा तो खाना अच्छे से पच जाएगा, फिर गैस भी नहीं बनेगी। ठीक है। और कोई यदि क्वेश्चन कर सकते हैं।
सर बड़ा महत्वपूर्ण आपने चीजों का जवाब दिया है। अब चूंकि आप जवाब देते जा रहे हैं तो मेरे पास तो पूरा प्रश्नों का भंडार है, तो मुझे लगता है आज आपसे ही कुछ न कुछ और सीखने को मिले। एक चीज और मैंने देखा सर, अक्सर मैं आपका ऑडियो सुनते रहता हूँ, तो दमा को लेकर के मेरा प्रश्न आपसे है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि जब आप डायलिसिस वाले पेशेंटों को श्वास की दिक्कत आती है, तो आपने अक्सर बताया कि उनका ब्लड 6 पॉइंट से नीचे होने पे श्वास की दिक्कत होने लगती है, जबकि दमा एक्चुअल पेशेंट में का तो मामला ही दूसरा होता है। तो क्या उनका भी कुछ इसी तरह का ब्लड का मामला होता है या वो कब से रिलेटेड है? जी देखिए, सांस लेने में जो समस्या होती है, एक तो खाना यदि हम सही से नहीं खा रहे तो गैस बन रही, गैस बनने से आंतें फूल जाती हैं, जिससे नाभि पे दबाव पड़ता है, नाभि खसक जाती है अपने स्थान से। और जब नाभि खसक जाती है तो गैस ज्यादा बनने और लोग नाक से सांस लेने के बजाय मुंह से सांस लेने लगते हैं, तो उससे और ज्यादा सूजन बढ़ने लगती। कभी देखा हो अचानक जैसे पैरों में सूजन बढ़ गई, अचानक जो है ना हाथों में सूजन बढ़ गई, चेहरा फूल गया, तो वो नाभि गड़बड़ होने से होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि जब ब्लड कम होगा तो शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि बिना ब्लड के तो दवाई भी सप्लाई नहीं होती है शरीर में, तो ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होगा। तो यदि ब्लड कम है तो ब्लड चढ़वाना पड़ता है, क्योंकि किडनी पेशेंट को ब्लड अक्सर कम हो जाता है, क्योंकि दवाइयां बंद करते हैं और दवाइयां बंद करने पे शरीर के अंगों की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वो दवाइयों की वजह से काम कर रहे होते हैं अंग। तो उस समय हम क्या करते हैं, ब्लड चढ़वाते हैं और चढ़ाते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। और यदि ब्लड चढ़ाते भी हैं तो पीआरबीसी चढ़ाते हैं, जो कि एक तरह का पानी होता है, जी। मतलब, और पानी के अलावा केमिकल ज्यादा होता है जो प्रोसेस के लिए उसमें डाला जाता है। तो हमें होल ब्लड चढ़वाना है पेशेंट को, और होल ब्लड चढ़वाने के लिए एक तो बात करने का मतलब थोड़ा हिम्मत होना चाहिए। जैसे किसी से हम बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन से या डॉक्टर से, तो डरना नहीं है बात करते समय। ये हिम्मत पेशेंट के अंदर भी आ सकती है। कल हमारे एक पेशेंट ने जब बोला ब्लड के लिए 6.8 था और नेफ्रोलॉजिस्ट ब्लड चढ़ाने से मना कर दिया डायरेक्ट, तो उसने डायरेक्ट उसकी कॉलर पकड़ ली। जी। और जब कॉलर पकड़ ली, उसके साथ में एक दो लोग और थे, तो पेशेंट भी उसी के पक्ष में बोलने लगे। मतलब पेशेंट जो ब्लड चढ़वाने गया था, तो उसने तुरंत तैयार, मतलब ब्लड चढ़ाने के लिए तैयार हो गया कि हाँ मैं ब्लड चढ़ा देता हूँ, और फिर भर्ती भी किया और 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया। समझने का प्रयास किया करिए। तो ये है कि हमें रिपोर्ट के हिसाब से चलना है, तो डॉक्टर की एक भी नहीं सुनना है, क्योंकि रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि ब्लड कम है, और रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि शरीर के अंदर दवाइयों की कमी है। ब्लड की कमी है तो ब्लड की कमी है, ब्लड ही चढ़वाना है, दवाइयां नहीं देना है, इंजेक्शन नहीं देना है। बिल्कुल। तो जब उनसे बात करते हैं ना, और कॉन्फिडेंट से बात करेंगे, तो फिर उनको आपकी बात मानना पड़ेगी। और जब डॉक्टर लोग भयभीत करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर की बात मान लेते हैं। तो हमें उस समय कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जिद पे अड़ जाना है कि रिपोर्ट जो है ना वो इसलिए निकलवाई कि रिपोर्ट में क्या कमी है वो देखने के लिए। तो फिर डॉक्टर की बात क्यों माने, और डॉक्टर की बात मानना थी तो रिपोर्ट ही क्यों निकलवाई। तो यदि ब्लड 9 पॉइंट के ऊपर होता है तो सांस नहीं फूलेगी, लेकिन वो ब्लड या तो ब्लड चढ़ है वो होना चाहिए, या फिर ब्लड अंदर से बन रहा है खाने पीने से। इंजेक्शन देके यदि 6 पॉइंट से 9 कर दिया तो वो फिर ब्लड नहीं माना जाएगा, वो रिजर्व ब्लड को बूस्ट कर देते हैं। डायलिसिस बंद करवाना है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना पड़ेगा मरीज के, कब मरीज को किस चीज की जरूरत पड़ जाए, कभी ब्लड की जरूरत पड़ी, या फिर नाभि बिठाना है, या कोई चीज खाने पीने की जरूरत पड़ रही है, तो वो बताना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है उस समय। वैसे सर मैंने देखा है आपके मार्गदर्शन में आज हजारों पेशेंट ऐसे हैं जिनको जीवन दान मिल चुका है। मतलब उनके तो जीवन से मैंने देखा कि ये आशा ही खत्म हो गई थी, क्योंकि मेडिकल साइंस तो बोलता है कि एक बार अगर आप डायलिसिस पे गए तो फिर जीवन भर डायलिसिस पे ही रहना है,
फिर गुर्दा बदलवाना होगा तो किडनी बदलवानी होगी। मतलब आदमी गुर्दा और किडनी से बाद में स्ट्रेस से पहले मर जाता है। और ये जो तिल तिल के हफ्ते में 2-2 दिन इन लोगों का डायलिसिस चल रहा होता है, ये इतना बड़ा मिथक है, जो मिथक सर आपने तोड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत है कि जो आपके मार्गदर्शन में मुझे लगता है कि मेरी टीम काफी ग्रो करने वाली है। और हम लोग जो आपका संकल्प है कि दवा मुक्त भारत, तो इस पर जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस सर आपका मार्गदर्शन रहे तो निश्चित रूप से सारा कुछ संभव है। हम लॉ ऑफ एवरेज पे काम करते हैं। जब हमने काम शुरू किया था तो 99% लोग नेगेटिव थे जी। सिर्फ 1% जो पॉजिटिव थे, है ना, था, मतलब वो सिर्फ मैं अकेला, बाकी सब नेगेटिव। फिर मैंने एक व्यक्ति को पॉजिटिव किया। एक साथ 99 को नहीं करना है पॉजिटिव, जी। एक को करना है, और उसको अपने साथ में खड़ा कर लिया। अब 2% पॉजिटिव। इसके बाद धीरे धीरे रेशो बढ़ा। अब हालत ये है कि 80% लोग जो है ना पॉजिटिव हो गए, और मात्र जो 20% लोग जो है ना वो नेगेटिव हैं। और आगे आने वाले समय में 99% लोग जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और 1% नेगेटिव बचेगा। तो सिर्फ वो बचेगा नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरी लड़ाई जो है ना उसी से है। तो वही बचेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। 99% लोग उसी के साथ खड़े हुए थे, अब वो धीरे धीरे मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मैं एक जो उदाहरण बनाता हूं वो हमेशा के लिए तैयार कर देता हूं। और मेरे एक पेशेंट के पास में, जो 5 साल से पेशेंट के पास में टेक्नीशियन नहीं आया था, आज पहली बार टेक्नीशियन उसके घर गया। क्यों? उकसाने के लिए उसके माँ बाप को, ये डायलिसिस नहीं करा रहा है, मर जाएगा। और कल उसके वहां से एक मरीज का फोन आया, तुम डायलिसिस पे क्यों नहीं आ रहा है, साथ वाले का, वो नहीं कराएगा तो मर जाएगा। इसका मैंने ऑडियो भी डाला है। वो है एकलव्य, लातूर से, जी। मनोज सिंधे नाम है। और आज उसको 35 दिन हो गए डायलिसिस बंद हुए, और जो कि 5 साल से एक बूंद यूरिन नहीं आया था। और उसके यूरिन भी आ रहा है, मोशन भी हो रहा है, और उसने मेहनत की है। तो 2 पेशेंट भी मेरे पास भेज दिए हैं उसने। बिल्कुल सर। अब ऐसे लोग जो मेरे पास काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो बोल रहे हैं सर मुझे और काम बताओ, क्या करना है, मैं फ्री हूं। तो इन लोगों का डायलिसिस बंद नहीं हो रहा है, इनकी ट्रेनिंग चल रही है, डायलिसिस कैसे बंद कराना है दूसरों का। बिल्कुल सर। और सर आज मैं अपनी पूरी टीम को ये बात बता रहा हूँ बड़े हर्ष के साथ कि हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे एक महात्मा हमें मिले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जो नेचुरोथेरेपी को लेकर के एक स्ट्रांग बिलीव हमारा है उसको एक्टिव कर रहे हैं। तो आपके जो भी लोग आज जुड़े हुए हैं, लगभग 35-37 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे ये बात बोलूंगा कि सर के चैनल पे जाइए। इनके चैनल पे इतना ज्ञान वाली चीजें पड़ी हुई है कि आप लोग केवल वो ऑडियो सुन सुन के नोट डाउन कर लीजिए। उतनी ही चीजों से सर ने आज जो बोला ना कि एकलव्य, तो आप लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है अपने आप को एकलव्य बना करके साबित करने का। और ये एक मौका है आपके लिए कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर देश को दवा मुक्त बनाना है, सर उसकी अगुवाई कर रहे हैं, विक्रम सर अगर उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो हमको और आपको साथ में खड़े रहना होगा। क्योंकि जब हम और आप स्ट्रांगली खड़ा होंगे, चीजों को सीखेंगे, अपनी समस्याओं को सर से शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलेगा। और हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं कि क्रॉनिकल से क्रॉनिकल बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो निश्चित कर सकते हैं। तो विक्रम सर अभी भी आपका मार्गदर्शन चाहूंगा, क्योंकि समय है हम लोगों के पास। क्योंकि 5 तत्वों को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर जो प्रैक्टिकल अनुभव आपके रहे हैं वो सच में बड़े सराहनीय है। क्योंकि इस दिशा में कोई भी जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है, मैं एकदम ओपन बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने बकायदा BA MS से लेकर PhD नेचुरोपैथी में भी कर लिया है, वो भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाते हैं कि किसी भी सीरियस पेशेंट को टच करें। जबकि मैंने देखा है कि आपको 2 बजे रात को भी पेशेंट का फोन जाता है, आप फोन उठाते हैं, पता चला पेशेंट की सांस चल रही है, उसको तो लगता है अब ICU में डाल देना है। फिर भी मैंने देखा है वो आपका कम्युनिकेशन कि आप किस तरह से उनको बल दिलाते हैं, और पेशेंट आने वाले 10 से 15 मिनट में अपने घर में नॉर्मल फील कर रहा होता है। तो जरूर सर इस तरह के कुछ अनुभव हो तो आप शेयर करें हम लोगों को।
जो भी काम हम करते हैं, तो जब हम पूरी शिद्दत से करते हैं कोई काम, मैंने सुना है कि पूरी कायनात जो है ना साथ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और यही काम मेरे साथ है, क्योंकि मैं रात में भी पोस्टर लगाता था, तो पूरा मतलब मेरा फोकस रहता था, मैं इधर उधर कहीं नहीं देखता था, रात में अकेला पोस्टर लगाता था, मतलब 11 बजे से और सुबह 4 बजे तक, क्योंकि रात में कोई दुकानें बंद हो जाती थी, कोई रोकता नहीं था पोस्टर लगाने के लिए, लेकिन कुछ शराबी लोग आ जाते थे जो पोस्टर ही फाड़ के फेंक देते थे। और मैंने हिम्मत नहीं हारी, काम में लगा रहा। मुझे पता था कि एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जब मैं गांव में रहता था, तो कुएं पे जब हम पानी निकालते थे ना, जी। तो मैं वो जो एक पत्थर रखा रहता था कुएं पे, सिला रखी रहती थी, उस पत्थर पे निशान बन जाते थे। मैंने वो ही देखा कि जब उस पत्थर पे एक सॉफ्ट वाली जो रस्सी है, वो उस पत्थर को काट सकती है, तो ये सफलता मिलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इंसान के लिए। सर ये आपका बड़प्पन है। और आपने जितनी बारीकी से प्राकृतिक चिकित्सा को समझा है, लोगों को समझाया है, पेशेंट को आप कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, और आपकी जानकारी हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस देती है। और सर ये चीजें सालों की मेहनत से आती है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई कोई भी छोटी चीज है। और हाँ, लेकिन ये आप जो मैसेज दे रहे हैं कि लगातार जब हम इस पे काम करते रहेंगे, तो एक दिन सब लोग हमारे पक्ष में खड़े होने लगेंगे। अभी हमारी चुनौतियां हैं, ज्यादा है, लेकिन हाँ, वो समय आएगा जब लोग इस पर विश्वास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। मुझे दुख जब होता है जब दूध पीते बच्चों का डायलिसिस देखता हूं, क्योंकि उन्होंने तो अभी जीवन ही नहीं देखा है। बिल्कुल सही। छोटे छोटे बच्चों की बायोप्सी कर देते हैं और उनका इलाज शुरू कर देते हैं, और वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं सही से, और डायलिसिस शुरू हो जाता है। अब ये बताइए कि उनका भविष्य क्या होगा आगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बहुत तकलीफ की बात है ये कि इलाज के नाम पे किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है जिंदगियों के साथ में, जिसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई, और बहुत तरीकों से हो रहा है सर। तो सर इस समय हम मेरा जो अनुभव रहा है, बनारस खुद एक मेडिकल हब है दिल्ली की तरह, और यहाँ पे बीएचयू में उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार से, छत्तीसगढ़ से पेशेंट पूरे भरे रहते हैं। हालत ये है, मैंने डॉक्टरों का एक पैटर्न देखा है कि केवल जांच जांच जांच, बड़े बड़े अस्पताल केवल जांच करा रहे हैं, और तब तक जांच कराते हैं जब तक कोई गंभीर समस्या निकल न जाए, भले ही वो फर्जी रूप से गंभीर समस्या हो, बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम मैच न कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने देखा कि डॉक्टर तब तक जांच कराते हैं, और पेशेंटों की भी गलती है इसमें, मैं केवल डॉक्टर को ही गलत नहीं मानूंगा, पेशेंटों का भी हालत यही है कि हम और आप जब उनको सही चीज बताते हैं तो उनको भरोसा कम होता है, उनको हर चीज एविडेंस में चाहिए। और जबकि मैंने देखा कि हम लोग के पास एविडेंस भरे हुए हैं, उसके बावजूद उनका जो रुझान होता है कहीं ना कहीं बड़े अस्पताल और बाकी चीजों पे होता है, और तब तक होता है जब तक उनके पॉकेट में पैसे हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो मेरी भी बात समझ में आती है, आपकी बात भी समझ में आती है, तब ऐसे एकलव्य भी तैयार हो जाते हैं। उसके पहले सर मैंने देखा है बहुत से लोगों से बातचीत करके, उनको सारी बातें हवा हवाई लगती हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और जब पॉकेट में पैसे ना हो तो सारी बातें संभव लगने लगती हैं। जरूर इसमें मार्गदर्शन चाहेंगे सर आपका। सर मैं 2 मिनट लूंगी। और एक्चुअली हमारे बीच में बहुत सारे लोग नए हैं, और हम सर वैसे आपको किसी परिचय की जरूरत है नहीं। आपके यूट्यूब, आपको जिसने इतना सुन लिया, आपके चैनल को विजिट कर ठीक। लिया, फिर भी हमारे कुछ नए लोग हैं उसमें जुड़े हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाह रही हूँ कि विक्रम सिंह राजपूत जी बहुत अनुभवी प्राकृतिक परामर्शदाता हैं। और भोपाल में आपका है, सेंटर है। और आप किडनी डायलिसिस, चाहे वो कितना भी पुराना है,
10 साल 12 साल सर करेक्ट कर देंगे, इससे भी ज्यादा सालों के, और किसी भी उम्र में, मतलब 80 85 65, और अन्य गंभीर बीमारियों के साथ में सर वो किडनी डायलिसिस को पेशेंट को प्राकृतिक चिकित्सा से, 100% प्राकृतिक चिकित्सा से उस रिवर्स नॉर्मल कंडीशन में लेकर आ जाते हैं, बशर्ते पेशेंट इनका कहना पूरी तरह से माने। और जो सर की सबसे बड़ी खासियत है कि पहले दिन से दवाई 100% स्टॉप करवा देते हैं। तो आप लोग जब चाहें, आंसर बहुत अप्रोचेबल हैं, बहुत रीचेबल हैं आप लोग। और मनोज नामदेव जी भी हैं, उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, साथ में दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। तो आप लोग जब चाहें उनको मतलब कॉल कर, रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज करके या कॉल करके। तो और सर मेरा भी ये सवाल था और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि जी एक बार आप जरूर इस पर बोलिएगा कि क्या बिना दवाई के जीवन जी, संभव है हमारा? बिल्कुल 100%। जब ये दवाइयां नहीं थी तब जीवन संभव था, और आज भी है। इंसान को छोड़ के बाकी सभी जीव जंतु बिना दवाई के ही जिंदा रहते हैं और अच्छे से जीवन जीते हैं। आप जंगल में जाइए, जो कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, और जो जंगली जानवरों के साथ में रहते हैं वहां कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। वो तो यहाँ पे है तो अस्पताल हैं, और शहर में हमारे साथ में जो जानवर रहते हैं उनके लिए भी अस्पताल होते हैं, पशु चिकित्सालय। तो ये सब खोज जो है इंसान की है, दवाइयों की खोज और इलाज की चीर फाड़ की, ये सब इंसान की खोज है। और आज से 500 साल पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तब तलवारबाजी भी होती थी, और जख्म भी होते थे, टिटनेस का इंजेक्शन भी नहीं था, और कोई सर्जरी भी नहीं होती थी, लेकिन वो मर नहीं जाते थे, जिंदा रहते थे। और उनके अंदर क्षमता इतनी ज्यादा थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि दवाइयों ने खत्म कर दी। और उस समय जो ऑर्गेनिक खेती होती थी, और सभी मतलब पोषक तत्व, पर्याप्त पोषक तत्व सब्जियों में फलों में पाए जाते थे, और अब पोषक तत्व कम है, केमिकल ज्यादा है। तो ये सब ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी दारू, और अंग्रेजी भाषा। भाषा का इस्तेमाल वहां जरूरी है जहां में जरूरी वहां करना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी दवाई की तो जरूरत है ही नहीं। और जहां अंग्रेजी दवाई की जरूरत है, जैसे कि अभी पटना का एक नया केस है, एक बालक था, उसको एक्सीडेंट हो गया था, सिर में चोट लगी थी, उसको भर्ती किया क्योंकि जरूरत वहीं थी अंग्रेजी दवाई की, एलोपैथी की, मेडिकल साइंस की। उसकी दोनों किडनियां निकाल ली और वेंटिलेटर पर रख दिया, और लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा बता दिया, और बाद में पता चला कि वो बच्चे की दोनों किडनियां निकाल ली गई। तो जहां जरूरत है मेडिकल साइंस की वहां उसका यूज नहीं हो रहा है, और जहां जरूरत है नहीं है वहां इस्तेमाल हो रहा है, मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक विषय है, मैं भी उस पर अपना विचार रख रहा हूँ। जी अभी 2000 शायद दो साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में से एक खबर काफी प्रचलित हुई थी कि महिलाओं को जो गन्ना फसल काटने जाती हैं, उन महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया गया या उनका ऑपरेशन किया गया इस वजह से, क्योंकि वो बार बार प्रेग्नेंट होती थी। और उस वजह से गन्ना की कटाई या उनका जो काम है वो काम करने में ज्यादा लीव देनी पड़ती थी। ज्यादा लीव देने की वजह से उनका जो देते थे वो, और उनका वैसे ही दूसरा एक विषय और है। अभी कुछ लोग मेरे मतलब कुछ बच्चियां जिनकी recent मनोज जी की आवाज, सर आपकी आवाज, हाँ नेटवर्क इशू है सर। आपको हमारी आवाज आ रही है मनोज जी? आप, नेटवर्क इशू है, आपकी बात पहुंच नहीं पाई।
शायद कुछ नेटवर्क इशू। चलिए, मुझे लग रहा है कि मनोज जी की आवाज जो है कि नेटवर्क की वजह से नहीं आ पा रही है। अब चूंकि सेशन में समय थोड़ा सा कम रह गया है, तो मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जिनके भी मन में सवाल हैं, चाहे वो विक्रम सर से हो, मनोज जी से हो, या मुझसे हो, डॉक्टर अपर्णा से हो, तो वो अपने प्रश्न को रख सकते हैं ताकि आप लोगों का आंसर किया जा सके। तो अपर्णा दी, आप क्वेश्चन आंसर ले सकती हैं। जरूर। तो भारती जी ने हैंड रेस किया हुआ है काफी देर से, हम उन्हीं से शुरू करते हैं। और ठीक है भारती जी। जी, सबसे पहले आप सभी महान अनुभवों को मेरा प्रणाम है। और मन तो ऐसा होता है मैम कि एक ही सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन कर लूं, लेकिन समय के अभाव है और भी मेरे बाकी दोस्त लोग हैं जो इस सेशन पे बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जो क्वेश्चन करूंगा तो शायद उनका भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहली बात यह है सर कि जो लोग आज के तारीख में जो रिफाइन ऑयल यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या रोल काल है हमारे सेहत में? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम इसी से है। मुझे लगता है विक्रम सर आंसर करें तो ज्यादा बेहतर आंसर मिल पाएगा। विक्रम सर, रिफाइन आपके पास आवाज आ रही है, माइक को एक बार अनम्यूट कर ले। यस। देखिए, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, ये धीमा जहर है। नमक पहले हमारे गांव में इस्तेमाल होता था, जो खड़ा नमक आता है, नॉर्मल सादा नमक, धो के सुखा लेते थे और उसको पीस के रख लेते थे, या खड़ा इस्तेमाल होता था नमक, उससे कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल जो पैकेट में आ रहा है ना, रिफाइंड वाला, उसमें एक तो स्मेल टाइप की आती है अजीब अजीब, और फिर उसमें वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी तरफ से। हाँ संतोष, मुझे लगता है उनके एंड पे नेटवर्क का इशू है। वो हाँ, मूंगफली का हो, सरसों का हो, या तिल्ली का हो, कच्ची घानी का तेल, जैसे गांव में स्पेलर लगे होते हैं ना, हमारे यहाँ गांव से तेल आ जाता है सरसों का या कच्ची घानी का, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। पहले हमने भी एक दो बार इस्तेमाल किया जो रिफाइंड ऑयल, तो देखा कि उसका थोड़ा अजीब टाइप का चिपचिपापन रहता है, और वो मतलब जब खाना खाते हैं ना, तो हाथों में लग जाता, साफ नहीं होता बराबर, या फिर उसका स्वाद भी अच्छा नहीं रहता है। तो रिफाइंड ऑयल ना लें, कच्ची घानी का तेल लें, वो ज्यादा जी अच्छा है। जी जी। एक सवाल सर मेरा, बस उसके बाद मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। ज्यादातर जो प्रॉब्लम अभी देखने में आ रहा है सर, लोगों को ना जॉइंट की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, बैक पेन बोलो या जॉइंट्स में प्रॉब्लम, लोगों में ये ज्यादातर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, एक तो वो लेट खाना खाते हैं, और लेट खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा नहीं, और फिर वो सोएंगे तो 12-1 बजे के बाद सोएंगे, और फिर लेट उठेंगे तो उनको धूप मिल नहीं पाएगी सुबह की, और जब धूप तेज हो जाएगी तो तेज धूप में वो जाएंगे नहीं। भाई सुबह की धूप में वो बैठ सकते हैं आसानी से, सुबह की धूप आसानी से ले सकते हैं यदि सुबह जल्दी उठ जाएं तो, लेकिन वो सुबह की धूप छोड़ देते हैं और तेज धूप में बैठ नहीं पाएंगे, तो विटामिन डी की कमी आ जाएगी। विटामिन डी की कमी आएगी तो घुटनों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, मसल्स में भी दर्द होगा। दूसरा कारण ये है कि आज के समय में हर छोटी बड़ी चीज में दवाई खा रहे हैं, तो दवाई जब खाने लगते हैं तो कुछ मानसिक धारणा बन गई कि दवाई खा रहे, खट्टी चीजें नहीं खाना है, और जब खट्टी चीजें नहीं खाएंगे तो विटामिन सी की कमी आ जाती है, जिससे स्किन कमजोर हो जाती है, और जब स्किन कमजोर हो जाएगी तो धूप सहन करने की क्षमता कम हो जाती है, और जब धूप सहन ही नहीं हो पाएगी तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा। तो हमें विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए जो भी नेचुरल खट्टी चीजें हैं वो बराबर मात्रा में लेना है, जैसे सलाद में नींबू डाल लिया, या फिर नींबू पानी पी लिया कभी कभी खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो जैसे मौसम में आंवला आ रहा है तो आंवला बराबर लेना है, आंवले से बनी चीजें लेना है, और आंवले का मुरब्बा या अचार डाल के रख लें, विटामिन सी की पूर्ति होती रहेगी बराबर, और विटामिन सी की पूर्ति होगी
तो चर्म रोग नहीं होंगे, स्किन मजबूत होगी। हमारी स्किन सोलर पैनल की तरह काम करती है। जैसे सोलर जो होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसे ही हमारी स्किन जो होती है विटामिन डी को ऑब्जर्व कर लेती है और बोन मीरो तक पहुंचाती है, जिससे ब्लड को बनाने में मदद मिलती है बोन मीरो को, और मसल्स और जॉइंट्स में मजबूती रहती है। एक और चीज की कमी होती है, कैल्शियम। आज के समय में लोग कैल्शियम की गोलियां भी खाते हैं, ये कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है चूना। आप जानते होंगे कच्चा चूना आता है खड़ा वाला, जो एक पत्थर जैसा दिखता है। पहले के समय में हमारे कच्चे घर होते थे गांव में, उसमें पुताई करते थे, तो उसको घड़े में डाल देते थे, उबलने लगता था घड़ा घड़ा में पानी। वो यदि चूना आपने 10 लीटर वाले पानी में डाल दिया, एक घड़े में आधा आधा किलो चूना डाल दिया आपने, 10 लीटर पानी ले लिया, तो उसमें डालेंगे, वो उबलने लगेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो चूना नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है ना ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर एक परत आ जाएगी, मतलब उसकी एक कांच जैसी परत आ जाती है, उसको हटा दीजिए। और उसके बाद उसको पानी को लीजिए गिलास में, पी के देखिए। यदि ज्यादा स्ट्रोंग है तो उसमें सादा पानी ऐड कर लीजिए और पी के देखिए, पीने लायक है, फिर वो पानी पिए आप। और वो पानी दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप दाल पका रहे हैं या चावल पका रहे हैं या आप आटा मार रहे हैं, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, नेचुरल कैल्शियम। आपने सुना होगा वो जो माता जी नीलम आहूजा माता जी हैं, वहां पे जो प्रोग्राम में पहुंची थी, वो क्या करती हैं कि एक बाटल लेती हैं, मतलब जो मिनरल वाटर होता है वो वाली बाटल, और उसमें एक बाटल पानी भर लेती हैं, वही चूने वाला पानी। मात्र एक चुटकी उसमें हल्दी डाल देती हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो 500 रुपए में दे देती हैं लोगों को। मैं जो तेल लेता हूं उनसे, सरसों का तेल, यही नॉर्मल तेल होता है, हालांकि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। उसमें एक जड़ी होती है, वो डाल देती हैं, तो 3,000 रुपए का। क्या और वो तेल जो है ना, ड्रॉप ड्रॉप करके नाक में डाल देते हैं, नाक से वो अंदर जाएगा गले तक, धीरे धीरे ग्रास नली में, उससे ढेर सारा कफ निकलता है। एक्चुअल में वो नेटवर्क। माता जी ने पहले 4-5 ड्रॉपर दिए थे, मेरे यहाँ पे रख दिए थे, और मैंने यूज नहीं किए। लेकिन जब बुखार आया, मिसेज ने यूज किए, वो मिसेज को बता दिया था कि नाक में डालना, तो उन्होंने जब डाला और फिर पहले गर्म पानी पी लिया और फिर वो तेल डाला, तो ढेर सारा कफ निकला पीला पीला। और उसके बाद सिर दर्द और हाथ पैरों का जो तपना बंद हो गया, मतलब बुखार चला गया। फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया तेल है, तो मैंने छोटी छोटी ड्रॉपर बना के रख दिए और लोगों को दे देता हूँ। और जब खत्म हो जाता है तो माता जी से मंगा लेता हूँ मैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो मैं डायरेक्ट माता से ही ले लेता हूँ। तो ये जो चूना है ना, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो माता जी का नंबर दे दूंगा, आप माता जी से एक बॉटल पानी मंगा लिया करें, जी डिस्काउंट में दिलवा दूंगा, 500 रुपए की जगह 250 रुपए का दे देंगे वो। जी बिल्कुल सर। एक्चुअल में जब वो मेरे पास आई थी 2017 में, तो उन्होंने जबरदस्ती 500 रुपए गुरु दक्षिणा मेरे को दी। मैंने बोला माता जी आपकी उम्र ज्यादा है। बोले नहीं, ये उम्र की नहीं है गुरु दक्षिणा, ये अनुभव की है। उनकी उस समय फीस थी 500 रुपए, मैंने 5,000 रुपए करवा दी, और आज उनकी फीस है 10,000 रुपए। तो वो जी कहीं किसी को गाइड करती हैं तो 10,000 रुपए फीस भी लेती हैं, और जो भी जड़ी बूटियां हैं वो खुद दे देती हैं। उनके पास अनुभव बहुत है, बहुत जड़ी बूटियों का अनुभव है, जो कि मुझे नहीं है जड़ी बूटियों का अनुभव। कभी जरूरत पड़ती है तो माता जी से पूछ लेता हूँ। और जी माता जी से एक चीज और मैंने पूछी कि जैसे किसी को उल्टी नहीं हो रही और उल्टी करवाना है, तो जो प्याज होती है ना, उसका रस डायरेक्ट निकालते हैं, उसके अंदर से जो गैस निकलती है सल्फर ऑक्साइड, वो गैस निकलने से पहले पिला दो, तो उससे वॉमिटिंग जल्दी हो जाती है। नहीं तो नींबू और मूली का रस निकाल के रख लो,
और उसमें प्याज का रस मिला के, जैसे डायरेक्ट इनो डाल के पिलाते हैं ना, ऐसे प्याज का रस निकाला और डाला और तुरंत पिला दो, तो ढेर सारा कफ निकलता है। हालांकि वो कभी कभी हम करते हैं ये काम, है ना, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। रेगुलर यदि हम पेशेंट को ये अर्जुन छाल का काढ़ा पिलाते रहेंगे तो वॉमिटिंग होती रहेगी, तो बेड कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता रहता है। और अर्जुन छाल का काढ़ा तो रामबाण औषधि है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया चीज है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी जी। तो आप जॉइंट्स पेन के लिए समझ गए होंगे, एक तो विटामिन डी, विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए विटामिन सी पूरक है विटामिन डी का, और तीसरा कैल्शियम, नेचुरल लेकिन सर कैल्शियम आपको आपने जो लेना है बनी हुई जो चूने से है, मिलेगा। एक धारणा जो बनी हुई है कि खट्टा खाने से, जैसे कि किसी को लगा हुआ है खट्टा खाने से पक जाता है, या जिसको ज्वाइंट पेन है उसको खट्टा नहीं खाना चाहिए, ऐसा मतलब एक धारणा है। फिर विटामिन सी की टेबलेट क्यों देते हैं ये डॉक्टर लोग गठियाबाद वालों को? विटामिन सी यदि हम डायरेक्ट ले लें नेचुरल चीजों से तो कितना अच्छा है। इसके अलावा विटामिन सी के अलावा उसमें होता है, विटामिन सी के अलावा साइट्रिक एसिड होता है, जो टॉक्सिन होता है उसको डिटॉक्स करने के लिए प्रतिक्रिया होती है। जैसे कहीं टॉक्सिन होता है उसको गलाया जाता है, गलाने के लिए पहले पकाएगा वो सिस्टम, मतलब जो जैसे फोड़ा है ना, पक नहीं रहा है, मवाद कैसे निकलेगा? पहले वो पकेगा, पकने के बाद फिर मवाद निकलेगा। तो खट्टी चीजें लेने से समस्या पैदा नहीं होती, खत्म होती है। और ये बताइए कि खट्टी चीजों में, जैसे नेचुरल खट्टी चीजें, आंवला या नींबू, इसमें कौन सा कैल्शियम होता है? वो सॉरी, कौन सा केमिकल होता है? कोई नहीं नहीं, केमिकल कोई नहीं होता है, केमिकल बिल्कुल। कोई मिलावट नहीं होती है। तो हमें नेचुरल खट्टी चीजें लेना चाहिए। हमारे अलावा और जीव जंतु तो खाते हैं, नींबू में देखना कि कीड़े भी लग जाते हैं, कीड़ों को नुकसान नहीं होता है, हमें ही क्यों नुकसान होता है खट्टी चीजों से? आप बताइए, दवाइयों में कीड़े कीड़े लगते हैं किसी तरह के? मतलब नहीं दवाइयों को तो कीड़े भी नहीं, पसंद नहीं करते हैं और हम पसंद करते हैं, बताइए। आप देखिए, बैगन बोलते हैं बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन में भी कीड़े क्यों लगते हैं? बैगन सबसे ज्यादा ऊर्जावर्धक होता है, इसलिए बैगन सुबह खाना चाहिए। शाम को ऊर्जा पैदा होगी तो खर्च कहाँ करेंगे? सोने में। सुबह यदि बैगन खाएंगे तो दिन भर के लिए ऊर्जा मिल जाएगी और दिन भर मेहनत करेंगे, खर्च कर देंगे, तो उससे कोई लेकिन नुकसान सर नहीं यहाँ है। पे शादी में जब जाते हैं तो स्पेशल पकवान बैगन का ही भरता ही बना रहता है वहां पे। बैगन जो है ना शाम को नहीं खाना चाहिए। पनीर पनीर और बैगन का भरता ही सबसे बेस्ट डिश पे आता है उन्हें सब्जियों में, शाम को वो खाने के कुछ लिए। मसाले भी डाल देते हैं, वही मसाले यदि खड़े मसाले डाल के घर पे बनाएं तो और ज्यादा टेस्टी बनेगा। जी जी, थैंक यू सो मच सर, समझ में आया, आप कर लेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू। जी। थैंक यू भारती। सर, मेरा एक सवाल था, आपने चूने की बात कही और आपने कहा कि जो घरों में इस्तेमाल होता था, तो ये जो पान की दुकान पे चूना मिलता है और जो आप बता रहे हैं, दोनों अलग हैं या एक ही है? नहीं नहीं, एक तो होती थी कलई, कलई जो होती थी वो हाँ। अलग होती है। कलई का जो है ना, उसमें पत्थर पत्थर निकलते हैं, लेकिन चूने में पत्थर नहीं निकलते हैं, चूना पेस्ट बन जाता है। जो पान की दुकान पे मिलता है वही चूना होता है वही चूना होता एक्चुअल है। में। हम्म। हाँ, चूना जो है ना अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। जैसे ये घड़े बनाते हैं ना मिट्टी के, उनके पास मिल जाता है, वो चूने का इस्तेमाल करते हैं। और चूना जो है ना उसमें खुशबू आएगी, जैसे ही आप पानी में डालेंगे और उबाल आएगा तो उसमें अलग ही खुशबू आएगी। मैंने जो एक बार मुरब्बा बनाया था आंवले का, तो पहले चूने को पानी में डाला और दूसरे दिन मैंने पानी निकाल लिया और चूने को अलग कर दिया, फिर उसमें आंवले डाले मैंने फोक से छेद करके, मतलब आंवले में छेद छेद करके चूने के पानी में डाल दिए और 2 दिन डले रहे। फिर उसको मैंने निकाल के धो लिया और धूप में पानी को सुखा लिया और उसको मैंने फिर चाशनी में डाल दिया। और वो मुरब्बा जो है ना, मैंने अपनी चाची को खिलाया, उनको चाची को हार्ट की सर्जरी बता दी थी, तो 1 महीने में पूरा फैट कम हो गया और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई और आज बिल्कुल फिट हैं।
उनको करीब 7 साल हो गए। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। सुशेंद्र कुमार जी हैं हमारे साथ में। तो सुशेंद्र कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए आप। हेलो सर। नमस्कार नमस्ते मैम। मैम। नमस्ते, बताइए। मैम मेरा ये सवाल है मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा माइक के पास आके बोल सकती हैं। मैम मेरा ये सवाल है, जी क्या गोल ब्लैडर की पथरी बिना सर्जरी के निकल सकती है? मैम, कोई और सुन पा रहे हैं क्या? मेरी और समझ। हाँ सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम, मैम का। हाँ। हेलो हेलो मैम। हाँ जी मैम, बताइए। मेरा ये सवाल है कि गोल ब्लाडर की जो पथरी होती है बिना सर्जरी के निकल सकती है? पूरी तरह से निकल सकती है। मैं डॉक्टर संतोष पांडे से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको वो रिस्पॉन्ड करें। एक्चुअल में गाल ब्लैडर के अंदर पथरी नहीं होती है, जी वो सर। पित्रस होता है। जैसे कि एक सिरिंज होती है ना, जी जी। सिरिंज, हमने लिक्विड घी भर लिया उसमें, और जब वो ठंडक हो जाती है या ठंड के मौसम में जम जाता है, जैसे पिघला के हमने उसके अंदर घी भर लिया, लेकिन जब वो जम जाएगा उसको उसी सुई के रास्ते से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन पिघला के तो निकाल सकते हैं। तो जब हम जो प्राकृतिक क्रिया करेंगे, चबाने की प्रक्रिया है, और हम नेचुरल चीजें लेंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो जो है ना, गाल ब्लैडर एक्टिव होने लगेगा रासायनिक क्रिया से, और उसके अंदर जो पित्त रस है वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड में जब बदलेगा तो निकलना शुरू हो जाएगा। जब कभी देखना उल्टियां होती हैं, उल्टियों में जो हरा हरा निकलता है एकदम कड़वा कड़वा, वो पेट में से नहीं निकलता है, वो एकदम से घुल के और पित्रस से ही निकलता, ओवर होके बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वो मोशन के रास्ते निकल नहीं सकता है, तो वो वॉमिटिंग में निकलता है। कई लोगों को उल्टी होती एकदम हरा हरा निकलता है, वो ना तो आमाशय में है ना गले में भरा हुआ है, वो अंदर से ही आता है। जी तो सर, ये उससे तो क्या होता है, पेट ढीला भी हो जाता है, और फिर भूख भी लगने लगती बाद में, पित्रस निकल एक्स्ट्रा जो पित्रस होता है वो निकल जाने पे, और पेट दर्द भी बंद हो जाता है। और सर। किडनी में भी पथरी नहीं होती है, वो जो फ्लूइड होता है ना वो सूख जाता है, गाढ़ा हो जाता है। किसी ने छू के नहीं देखी कि पथरी है, पत्थर है, वो पत्थर नहीं होता है। हमारा सिस्टम है ऐसा है कि हम पानी भी यदि पी रहे हैं, जी जी। यदि मटमेला पानी पी लेते हैं, तो हमारी आंतें पानी को सोख लेंगी और फिल्टर करके अंदर पहुंचाएंगी ब्लड तक, ब्लड को पतला करने के लिए, और ब्लड के साथ में वो बॉडी में जाएगा, ब्लड के साथ में ब्लड को पतला करने के लिए, या शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए, और वो शरीर के टॉक्सिन को लेके निकलता है। शरीर में पानी में जो टॉक्सिन है वो शरीर के अंदर इंटरनल पार्ट में नहीं जाता है, मोशन के रास्ते निकल जाता है। तो बताइए पथरी कैसे बन जाएगी? वो जी हमारी सर। बॉडी का बेस्ट मटेरियल होता है, जो दवाइयां खाने से गाढ़ा हो जाता है, जमा हो जाता है, या डिपॉजिट हो जाता है अंदर शरीर के अंदर किसी पर्टिकुलर अंग में। तो उसके लिए हमें दवाई की जरूरत नहीं है। देखिए, उसके लिए हमें ऐसी चीजें लेना है जैसे कि एक साइट्रिक एसिड, जी सर, खट्टी। फैटी एसिड, है ना, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जानते हैं, मूली में पाया जाता है, जी फली सर। वाली चीजों में पाया जाता है, जैसे मटर फली है, मूंगफली है, उसमें भी होता है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड वाली चीजें लें। जैसे आप बोलेंगे मूंगफली चबाने से हमें नाक बहने लगी, देखा है आपने? जैसे मूंगफली को भिगा दें रात में और सुबह चबाएंगे तो आपको नजला हो जाएगा, वो फोलिक एसिड के कारण। फोलिक एसिड ने अंदर जाके उस गंदगी को डिजोल्व कर दिया, गला दिया, और वो गंदगी गल के बाहर निकलने लगी नाक के रूप, नजले के रूप में। तो वो क्या है, वो पथरी का, वो कोई पथरी जैसी दिखने लगती, गाढ़ी हो जाती है। आपने देखा होगा दूध जो होता है लिक्विड होता है, एक बच्चा दूध पीता है कैसा, बिल्कुल जी। लिक्विड होता है, लेकिन लेटरिन आती है ठोस होती है, हाँ और हम हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे में फोटो खींचेंगे, पत्थर जैसी दिखेगी। तो क्या वो जी सर। पत्थर है क्या? वो दूध से ही सर। तो बना है।
सर पेट में ऐसे पेन नहीं, हुआ। हमारे बॉडी वेट से पत्थर जैसा दिखता है फोटो खींचने पे, है ना, तो एक्सरे करने डॉक्टर, पे वो पत्थर जैसा दिख रहा है। जी जी सर, अल्ट्रासाउंड जब करवाई तो डॉक्टर बोले 17 mm का पथरी है जो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। नहीं करवाना है। तो सर साइट्रिक क्या क्या। एसिड वाली, जो एसिड वाली चीजें डॉक्टर खाने को बोल रहे हैं क्या? नहीं। नहीं। मूली है जैसे, नींबू है, या फिर अलसी है, या फिर और दूसरी ऐसी चीजें जिनमें एसिड होता है नेचुरल, तो वो चीजें लीजिए। लहसुन आप जानते कितनी काम की चीज है? लहसुन में एलिसिस रसायन होता है, हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं ना, जी वो सर। तब खोल देता है वो। सर तो लहसुन भी ले सकते हैं, कच्चा लहसुन चबा चबा के खाएंगे तो आपकी लार ग्रंथियां यदि काम नहीं कर रही हैं तो लार ग्रंथियों से लार भी निकलने लगेगी। और एक चीज और, कोलगेट का इस्तेमाल करना छोड़ दें बिल्कुल, जो एक के साथ एक फ्री आता है। फ्री क्यों जी देती है कंपनी? फ्री तो आजकल एक कप चाय नहीं पिलाता है कोई, जी सर। लालच। उसमें फ्लोराइड होता है, लार ग्रंथियां बंद हो जाती हैं, मसूड़ों की समस्या बढ़ जाती है। तो आपको ऐसी चीजें लेना है जिनमें एसिड होता है, नेचुरल एसिड। जैसे संतरा ये सब। संतरा हाँ, नींबू। संतरा बहुत बढ़िया चीज है ना। जी। मौसमी, संतरा, पाइनएप्पल बहुत बढ़िया चीज है। पाइनएप्पल जी। पाइनएप्पल यदि जूस पी रहे हैं तो फैट फैट भी खत्म हो जाएगा। जी सर, तो ये सब लेने से सर निकल जाएगा सर? बिल्कुल 100%। जब जी पहुंच सकती है पथरी वहां पे तो निकल भी जी। सकती है, कोई पहुंचा ही नहीं है ना। जी यहाँ सर। तक कि जो किडनी होती है ना, जो लगाई जाती है डोनेट करके, मतलब जो ऑपरेशन करके लगाई जाती है, वो भी डिजोल्व होके निकल जाती है, वो अंदर नहीं रहती है, कुछ सालों बाद वो घुल के निकल जाती है। जी वो सर। किडनी जो है ना, वो फॉर्मेलिटी के लिए लगाई जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। एक्चुअल में किडनी यदि मतलब होता तो जो पहले की किडनी निकाली क्यों नहीं जाती है? तो पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना है। आप जी सर। आज से ही शुरू कर दें। नींबू पानी, नारियल पानी, नारियल पानी में जो पोटेशियम होता है वो नेचुरल क्लींजर है। नारियल पानी पिएंगे तो पेट बिल्कुल साफ होगा और दिमाग में ठंडक रहेगी और बॉडी का टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा, सर ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। जब और से वो सुने खाली तब पेट से, सुबह पिए। सर जब जी से सुने तब से डर लगा हुआ था। आपसे ये सब जानकारी जान के बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, देखिए, बिल्कुल भी डरिए यहाँ नहीं। तो जो डराने वाले लोग हैं वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने डरने के लिए पैदा नहीं किया है। इंसान बनाया है हमें कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें। जी सर। तो खट्टी चीजें लेना है सर, खट्टी चीजें और अलसी। हाँ, लेकिन यदि आप दवाई ले रहे हैं और आप खट्टी दवाई, चीजें ले रहे हैं, नहीं सर दवाई तो ली ही नहीं मैं। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। हमारा जो हमारा जो लीवर है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। दवाई डायरेक्ट लीवर पे अटैक करती है, और यदि हमने लीवर को पे अटैक करके उसको सेंसलेस कर दिया, और यदि हम नींबू या नारियल पानी ले रहे हैं तो जो टॉक्सिन को डिसॉल्व करेंगी नेचुरल चीजें, तो ये डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाएंगी बॉडी में, इंटरनल पार्ट में। जी। तो आपको सूजन बढ़ जाएगी, या हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या सांस फूलने लगेगी, या सर और दूसरी समस्याएं पैदा हो सर, जाएंगी। एक क्वेश्चन और है, मेरा बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ रहता है सर। जी, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है। तो आप किसी ना किसी तरह की दवाई खा रहे होंगे। नहीं सर, अभी तो नहीं। कोई दवा तो नहीं। थायराइड की दवाई या नहीं कोई सर। दर्द की दवाई भी खाते होंगे। नहीं सर, वैसा तो कुछ नहीं है। तो आप यदि आ, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ठीक है, लेकिन बिलिरुबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही रहता है शुरू से। वो सर बैलेंस हो ये जाएगा, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। आप खाने में ये चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। वो शरीर के अंगों का काम है बैलेंस करना, डॉक्टर का नहीं है। रिपोर्ट में जो भी निकाला जाता है वो इलाज के लिए, हमें इलाज नहीं कराना, इलाज से छुटकारा पाना है तो रिपोर्ट से दूर करना रहना है और रिजल्ट देखना है।
हम यदि निश्चिंत होकर कोई चीज खाएंगे पिएंगे तो चेहरे पे चमक आएगी। जी सर। और चेहरे की बहुत चमक जो है ना वो रिजल्ट है, रिपोर्ट जी नहीं है। देखिए सर मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ दूसरे मोबाइल पे। हमारी एक पेशेंट है, वो है यहाँ से गोपालगंज से, जी। और गोपालगंज से हैं। और उन्होंने क्या किया, अभी 3 महीने से डायलिसिस बंद है उनका। मेरे पास उन्होंने फोटो भेजा था, जी सर। देखिए इसमें 2 फोटो दिख रहे होंगे। सर आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं यहाँ से शेयर कर दूंगी एक उसमें। मिनट, मैं भेज रहा आप हूँ, है ना। व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए। हाँ मैं भेज रहा हूँ, दोनों फोटो है ना। जी। ये बताएंगे, ये डायलिसिस चल रहा था और हिंदुस्तान में किसी भी डॉक्टर ने आज तक किसी का डायलिसिस बंद नहीं करवाया, है ना। ऐसे नहीं एक सर। दो नहीं, कई उदाहरण है मेरे पास। ये मैंने फोटो भेजा मैम, जी भैया। देखा ये। जी। एक जो रेड ड्रेस में है वो अभी 2-3 दिन पहले का लिया गया है। और ये जो है ना एक ब्लू ड्रेस में, ये पहले का है डायलिसिस के समय का। इन- अ, देखिए ये पहले जी का दिख रहा है आप सभी को। जी जी। हम्म, जी मैम। ये पहले का है डायलिसिस के समय का, और ये अभी का है। कितना चेंजिंग है। और वेरी। कोई दवाई नहीं खा रही हैं। और जी इनका सर। यूरिन बंद हो गया था इस समय, अभी यूरिन बढ़िया आ रहा है। जी इन्होंने 1 महीने तो बिना परामर्श के डायलिसिस बंद करके रखा था, फिर जब इनको सांस लेने में दिक्कत आई तब परामर्श लिया। अ, मैं कुछ, अच्छा तो मैम आपका आपको रिस्पांस मिल गया। और जी जी ठीक है। और आप चाहें तो मैंने अपना नंबर शेयर किया है और डॉक्टर संतोष पांडे भी यहाँ पर हैं, आप कांटेक्ट कर सकती हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन, एक मिनट, हाँ। तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं और भी डिटेल के लिए। ओके सर। और उसके बाद में सर हमारे पास में क्वेश्चन है। रुपेश जी, रुपेश जी आप अपना प्रश्न खुद रखना चाहेंगे या मैं आपका पढ़ देती हूँ यहाँ पर। इनका कहना है कि इनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, पिछले 2 महीने से काफी परेशान है। खांसी के लिए तो एक तो हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। हल्दी जो होती है गर्म पानी में मिक्स करके, मतलब पानी को पूरी तरह से उबालें, उसमें जैसे 1 गिलास पानी है तो आधा चम्मच हल्दी लेके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको घूट घूट करके पीना है। और दूसरी चीज है मुलेठी। मुलेठी जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ही ज्यादा कफ निकलेगा और धीरे धीरे खांसी कम होती जाएगी। मुझे भी जब खांसी उठती है तो मैं मुलेठी का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे मुलेठी से खांसी मेरी बंद हो जाती है। ठीक है सर। तो अगर आपका कोई सवाल है इसके आगे तो आप पूछ लीजिए अभी। ओके। राशि है हमारे बीच में, राशि ने एक सवाल किया था बैगन को लेकर। तो राशि आप रखिए अपना पॉइंट। राशि जुड़ी हुई है। जी मैम। हाँ बोलिए राशि। सर जैसे बैंगन खाने के बाद मतलब किसी का कोई अगर ऑपरेशन हुआ हो सर्जरी हुआ हो तो बोलते हैं कि अगर 8 महीने के बीच में अगर हमने बैंगन खा लिया
तो फिर रिवर्स हो जाता है प्रॉब्लम, पेट दर्द होना, जिनका ऑपरेशन हो। एक्चुअल में होता क्या है कि बैगन के जो बीज होते हैं वो काफी ऊर्जावर्धक होते हैं और उसको पचाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत मतलब। तो क्या होता है कि लोग बैगन खाते हैं लेकिन बीजे नहीं चबा पाते हैं, और बीजे चबाएंगे नहीं तो वो पचेंगे नहीं, पचेंगे नहीं तो अंदर रखे रहेंगे या कहीं रुक जाएंगे तो अंदर वो गैस बनाना शुरू कर देते हैं। और जब गैस बनेगी और वो गैस कहीं पर्टिकुलर किसी अंग में जाती है तो नसों पे दबाव पड़ता है, नस नाड़ियों पे। उससे जो ऑपरेशन वाले जो अंग हैं उनमें दर्द भी शुरू हो जाता है या स्वेलिंग भी बढ़ जाती है। तो हम यदि बैगन खाएं तो सुबह के टाइम खाएं, और ऐसे बैगन लें कि जिनमें पके हुए बीजे ना हो, मतलब कच्चे हो, मतलब आसानी से जिनको चबा सकें। और बैगन यदि खाते हैं तो खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाएं। और बैगन के बाद में यदि गुड़ ले लिया जाए, बैगन खाने के बाद देसी गुड़, गुड़ में एंजाइम होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट कर देता है उसको। तो गुड़ खाने के बाद में ले लें, बैगन की सब्जी वगैरह जो खाई उसके बाद, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू थैंक। सर। जी। ठीक है राष्ट्री। हाँ, अब हम सिर्फ अब 2 सवाल और लेंगे समय को देखते हुए। मेरा आ, सवाल है, मैं पूछूं? मैडम सर नमस्ते मैडम। आपसे पहले श्री मुकेश हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, उनका सवाल ले लेते हैं फिर आपका ले लेंगे सर। ठीक है, जी। थैंक यू। मुकेश जी, आप सर आप अपना वो अनम्यूट करके प्लीज पुट योर पॉइंट। सर आप मेरी, मुकेश सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं, हाँ ठीक है, वो आ गए। जी। हाँ मैम, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए सर। नमस्कार। जी। जी नमस्कार। मैम ये पूछना चाह रहा था सर से मैं, ये क्या टॉयलेट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, पोस्टेड वगैरह की प्रॉब्लम बताई है तो पहले, बहुत पहले, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर, जो पोस्टेड बड़ा हुआ? ठीक है, तो सं, हाँ, पाचन तंत्र जितना क्लीन रहेगा उतनी पेट की प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। तो वही है कि जो आप भोजन लेते हैं, यदि भोजन के 2 घंटे पहले सलाद ले लिया जाए खूब सारा, है ना, सुबह सुबह सलाद, और जो ताजे जो फल हैं, तो डाइजेशन और अच्छा रहेगा, एनर्जी भी बराबर मिलेगी, खाना पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। मतलब फलों में एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है, और सलाद, तो उससे आपका पाचन तंत्र क्लियर रहेगा, तो प्रोस्टेट की भी समस्या नहीं होगी फिर। और खाना थोड़ा जल्दी करें, रात में ज्यादा लेट ना करें। जी सर। और सर क्लिनिक थेरेपी के उसमें हम लोग जो करते हैं कि अगर प्रोस्टेट किसी का, प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो हरे टमाटर का सलाद। संतोष, कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? बिल्कुल, हरे टमाटर का सलाद आप जो है कि ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा दिक्कत है, किडनी क्लींजिंग करिए, क्विक रिजल्ट मिल जाता है इसमें। और किडनी क्लींजिंग के अलावा अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप जो खजूर को पानी में रात में भिगा करके जूस के रूप में सुबह ले लीजिए, क्विक रिलीफ मिलता है और आपका यूरिन की फ्लुएंसी बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है सर। अभी हाँ जी, प्रेमचंद, सॉरी मैं जी। आपको, हाँ 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 मैम। सर, हाँ, हाँ नमस्ते मैम। आवाज, नमस्कार हाँ नमस्कार मैम, सर। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ मैम। जी मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी 19 तारीख को क्लेंजिंग थेरेपी किया था, जी। बट अभी बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, तो इसकी समस्या कम नहीं हो पा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या कारण हो सकता है इसका? और मैं अभी वेजिटेबल जूस भी पूरा 10 दिन तक ले लिया हूँ, अभी अब एप्पल जूस चालू कर दिया हूँ, लेकिन जो है खुजली बदन में, पूरे बदन में खुजली हो रहा है। और भारती जी बोला था कि इसको लेने के बाद खुजली नहीं हो पाएगा करके, लेकिन हो रहा है अभी, तो इसका
उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? अब प्रेमचंद जी, मेरा सवाल आपसे, क्या आपने पैरासाइट क्लींजिंग किया हुआ है? जी वो जूस पिलाए थे उसने और वो दिए थे अपने को भुट्टे का क्लियर वाला, नहीं, मैं पैरासाइट भुट्टे का बाल क्लींजिंग का। की बात कर रहा हूँ। जूस पिलाना मतलब एसिडिटी क्लींजिंग हो गया, मैं पैरासाइट जी क्लींजिंग की बात कर रहा हूँ। किया है वो सर, तो 2 दिया था ऐसे। ब्लीचिंग के टाइम पे। हाँ हाँ वो क्लींजिंग के किया। टाइम में पूरा आपने इनको जो है कि देखिए, जब स्किन डिजीज या इस तरह की दिक्कत होती है तो उसमें 7 से 8 घंटे पैरासाइट क्लींजिंग दिया जाता है। और पैरासाइट क्लींजिंग के साथ साथ अगर स्किन की समस्या है, कभी कभी हमारी पुरानी समस्याएं, जो दबी हुई समस्याएं हैं, वो क्लींजिंग थेरेपी के बाद उभर जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मड थेरेपी बहुत मस्त है करना। क्या आपने इसके बाद मड थेरेपी लिया प्रेमचंद नहीं जी? मैं ठीक है, तो केवल इनको और मड थेरेपी दे दीजिए। पैरासाइट सिर्फ आधे आधे घंटे दिए हैं सर, 2 बार। नहीं सर, पैरासाइट 8 घंटे देना था। 8 घंटे, जब भी स्किन की इस तरह की समस्या हो तो पैरासाइट 8 घंटे दे देना है। और मड थेरेपी दे दीजिए। मड थेरेपी में थोड़ा सा आप उसमें नीम का प्रयोग कर सकते हैं, क्विक रिजल्ट आ जाएगा। और अगले 15 दिन तक साबुन का प्रयोग वर्जित होगा इनके लिए, साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि साबुन का प्रयोग करेंगे तो बार बार ये इचिंग की समस्या रिवर्स आएगी। तो किसी प्रकार का साबुन नहीं करना है क्या यूज? जी, किसी प्रकार ठीक का है, साबुन यूज नहीं करना है ना? किसी भी प्रकार का साबुन इस्तेमाल नहीं करना। मड मिट्टी का जो साबुन आता है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मिट्टी या मुल्तानी के मिट्टी मुल्तानी वगैरह। मिट्टी। ठीक है सर, मुल्तानी मिट्टी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और या मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ साबुन। अपर्णा दी, हम लोग समय का भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ क्योंकि एक्चुअली सर का अभी इतना समय मिला, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। क्योंकि सर के पास एक एक मिनट का अभाव होता है, और वो खुद बता दे कि 24 घंटे में 1-2 घंटे मुश्किल से सो पाते हैं कॉल्स को लेकर के। तो हम लोग बहुत आभारी हैं उनके। सुषमा जी, आई थिंक एक सवाल आपका रह गया था, फटाफट इनको थोड़ा सा माइक ऑन करिए, इनका सवाल ले लेते हैं, इसके बाद हम सेशन को ऑफ करेंगे। संतोष, 2 सवाल चैट में भी हैं, और वो ओके, लोग पहले फटाफट काफी पूछिए, मैं पहले से, जवाब हाँ देंगे हाँ खाली तरह। ठीक है। हाँ सुषमा जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन था कि जो इसका ALP हाई रहता है तो उसे कैसे कम कर किया जाए? आप फिर से सवाल रिपीट करिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। अगर अल्कलाइन फॉस्फेट सर ज्यादा हो तो हम्म। कैसे उसको मैंने कम कर दिया जाएगा? देखिए, अल्कलाइन को एसिड से मेंटेन किया जाता है और एसिड को अल्कलाइन से मेंटेन किया जाता है। तो अगर अल्कलाइन ज्यादा है तो वो तो बिना कुछ किए, अगर आप नली पानी जो आरओ बॉटल वगैरह का उसको इस्तेमाल कर लेंगे, तुरंत के तुरंत हो जाएगा। लेकिन अल्कलाइन से कभी दिक्कत नहीं होता, जब भी शरीर में दिक्कत होती है एसिडिक से होती है। ठीक है, तो इसको एक बार आप डैम श्योर कर लीजिए कि समस्या क्या है एग्जैक्ट। सर उनका ये सर हाई है और ALP भी हाई है। एलसीडी आई तो एक क्लींजिंग थेरेपी करिए, एलसीडी और ये सारी चीजें एक बार में खत्म हो जाती है। ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है। और एक ने पूछा हुआ है कि क्लिनजिंग थेरेपी कितने साल के बच्चे तक की जा सकती है? क्लिनजिंग थेरेपी किसी मतलब हमने 7 महीने तक के बच्चे की हुई है, तो समस्या क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उस बच्चे की कौन सी थेरेपी होनी है और कैसे होनी है। ठीक है। और एक संजन है, उनका सवाल है, उन्होंने सवाल लिखा नहीं है, तो आप प्लीज एक अपना सवाल ले लीजिए। मैं नाम बोल रही हूँ, परवेज आलम जी। परवेज सर, आपका हम लास्ट सवाल ले रहे हैं यहाँ पर। और एक रुपेश चंद्र जी हैं, उन्होंने कहा उनकी नाक अभी तक खुली नहीं है, तो मुझे लग रहा है वो हमें पहले से जानते हैं। तो आप प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिनके थ्रू भी आप आए हैं, तो हम जरूर आपकी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेंगे। परवेज आलम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल अपनी बात रख लीजिए। अपाड़ा जी, थोड़ा सा टाइम का ध्यान देंगे, क्योंकि 9:14 हो चुका है, ये काफी ओवर एक्सेस समय चल रहा है। बस हाँ, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं जिनके पे भी प्रश्न समाप्त होंगे वो करें डायरेक्ट हम लोग से पूछ सकते हैं। जी। तो ठीक है, तो थैंक यू विक्रम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों ने बहुत फायदा उठाया आज, आपको सुना। विक्रम और सर को धन्यवाद। थोड़ी सी मैं हेलो हाँ जी, हेलो संतोष हाँ सर। बोलिए। हाँ जी। हाँ सर, जो मेरे से पहले जो एक आदमी ने पूछे कि क्लींजिंग के बाद उनका शरीर में एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए सजेशन ये है कि लेमन और सल्ट
वो दो मैंने लेमन को 2 टुकड़े कर लेना है और सर्ट में थोड़ी सी डुबा देना है और जहाँ जहाँ इचिंग होती है वहां पर घिसाई कर देना है। थोड़ी सी कटकट की आवाज जो कटकट की होगी और सुनिए थोड़ी सुषमा जी, आपके पास मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो सिस्टम को हम यहीं पे आप आज स्टॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट मीटिंग में आपसे मिलते हैं, या आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर लीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके ठीक है, ओके चलिए ठीक है ओके। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका वीडियो लिंक शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल का। तो चलिए आप सभी को शुभ खासतौर से रात्रि। मैं विक्रम सर को धन्यवाद देता हूँ, मनोज नामदेव जी को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज अपना समय दिया, सीखा। अब इस सीखने को हमें सोसाइटी को गिव अप भी करना है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सर।